नमस्कार, सबका स्वागत है पॉडकास्ट में डिटॉक्स विद सूरज नेगी में। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूं जिन्होंने एडटेक स्टार्टअप में एक बहुत ही इंस्पायरिंग एग्जाम्पल दिया है इस एजुकेशन सेक्टर में। तो मैं वेलकम करता हूं देवोजीत शाह का। देवोजीत भाई, क्या हाल है? थैंक यू सो मच सूरज भाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने स्टार्ट करा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऑफिस आए एंड हम बात कर रहे हैं और होप करेंगे बहुत ही अच्छा बातचीत जाएगा, कुछ निकलेगा। पूरी कोशिश रहेगी हमारी। ओके तो भाई आप ये बताइए कि स्टार्टअप जो वर्ड है, मतलब मैं स्टार्टअप से करूंगा। तो स्टार्टअप जो वर्ड है वो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है और काफ़ी सालों से चल रहा है। तो भाई जो स्टार्टअप की डेफिनेशन है, जैसे अलग अलग लोग बताते हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, सबकी अलग डेफिनेशन है। राइट। तो भाई आपके लिए क्या डेफिनेशन स्टार्टअप की? देखो, स्टार्टअप का डेफिनेशन आजकल जो चल रहा है और हमने जब स्टार्ट करा था, दिस इज टोटली डिफरेंट। मतलब हमने जब स्टार्ट करा था फ्रॉम 2016, जो है मैं इस जर्नी में हूँ। जब मैं कॉलेज लाइफ में था, फर्स्ट बार मेरे को एक चीज़ें सुनने को बोला, द एंटरप्रेन्योर होता क्या है, राइट। बेसिकली जो भी चीज़ जिससे एक मास का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व करे एंड उससे हम कुछ बिजनेस बनाए। सो दिस इज फॉर मी द स्टार्टअप इज। अभी क्या हुआ, अभी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो ट्रेंड में भी चल रहा है। थोड़ी देर पहले आपने बोला कि कुछ कुछ चीज़ें ट्रेंड में चल रहा है, लाइक स्टार्टअप। ये ज़्यादातर अभी जैसे हमने जब स्टार्ट करा था तब बहुत कम लोग जानते थे। तब शायद हमारे इंस्पिरेशन कौन थे, ज़्यादा रितेश अग्रवाल थे, विजय शेखर शर्मा थे जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट करा था। एंड फ्रॉम देहरादून हमें उनको देखने को मौका नहीं मिलता था, बट हम यूट्यूब में देखते थे। हम कुछ स्टार्टअप समिट्स में जाते थे, वहाँ पे हम देखने को मिलता था हमें। बट अभी जैसे शार्क टैंक वगैरह आ गए, तो उसमें सब लोगों को देखने को मिल रहा है क्या स्टार्टअप है, क्या फंडिंग होता है। इट इज लाइक दैट। बट फॉर मी, आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो जो कि मास के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एंड आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एंड उससे कुछ बिजनेस जनरेट कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, दिस इज लाइक स्टार्टअप फॉर मी। तो ये तो स्टार्टअप की डेफिनेशन बताइए। राइट। अब मुझे ये बताइए कि हु इज देवोजीत शाह? देवोजीत शाह है कौन? देखो, देवोजीत शाह वैसा कुछ नहीं है, राइट। देवोजीत शाह ये स्मॉल टाउन बॉय, राइट, जो कि एक छोटा सा सिटी से है, आप बोल सकते हो। मेरा जो विलेज है फलाकाटा इन वेस्ट बंगाल, एक बहुत ही छोटा सा विलेज है जहाँ से मैं आया था देहरादून में। फ्रॉम 2016 में मैं देहरादून आया एंड देहरादून में मैं पढ़ाई कर रहा था। तब जाके कुछ लोगों को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि स्टार्टअप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंड आप कैसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बड़ा सोच सकते हो। सो इट इज़ लाइक दैट। आई एम एक्सप्लोरर, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। एंड ए बिग ड्रीमर आप बोल सकते हो कि मैं कभी भी बड़ा ड्रीम देखने में कुछ सोचता नहीं हूँ कि मेरे को, आप मिडिल क्लास बॉय हो बट आप बड़ा ड्रीम देख नहीं सकते। इट इज़ नॉट लाइक दैट। मेरे लिए मैं बहुत बड़ा सपना देखता हूँ। मैं जब कुछ भी जो भी है स्टार्ट करने से पहले भी बहुत बड़ा सपना देखा था कि हम ऐसा एक कंपनी बनाएंगे। धीरे धीरे थोड़ा बहुत अचीव करते हुए आज इस जगह में है कि आप थोड़ा बहुत इंटरव्यू ले रहे हो हमारे। एंड और भी बहुत सारा सपने हैं जो कि अचीव करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज लाइक देवज्योति शाह, दैट्स इट। मतलब देवोजीत शाह के अंदर पैशन भरा है पूरी तरह। हाँ, पैशन तो है, पैशन तो है बिल्कुल। तो मैं पैशन से हटके मैं कुछ पर्सनल पूछना चाहूंगा आपसे कि लाइक जैसे ये पैशन है आपके अंदर, हार्ड वर्क है, क्रिएटिविटी है, सब चीज़ है, पर जो देवोजीत शाह रियल है, क्या वो, मतलब क्या है उसकी पर्सनैलिटी है? मतलब क्या वो रोमांटिक है? क्या वो किस पर्सनल वे में भी जानना चाहूंगा मैं थोड़ा। नहीं, वैसा कुछ नहीं है मेरा। अगर रोमांटिक या रोमांस बोलो, मेरा सिर्फ मेरे बिजनेस के लिए निकलता है, दैट्स इट। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ। उनके लिए क्या है देवोजीत शाह? मतलब उनके लिए मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ जो शायद उनको थोड़ा बहुत गाइड करे। एंड मैं ज़्यादातर, पता नहीं मैं कितना कोशिश करता हूँ, बट मैं इतना कोशिश करता हूँ कि लोगों को कभी अगर सही डायरेक्शन में जा रहे, खराब डायरेक्शन में जा रहे, उनको सही राह दिखाए। एंड बाकी कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, दैट्स इट। कुछ बड़ा प्रॉब्लम है जिसको आइडेंटिफाई हमने करा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको बोल ही दिया, मेरा रोमांस और एवरीथिंग, मेरा लव, गर्लफ्रेंड, सब कुछ मेरा स्टार्टअप ही है, दैट्स इट। उसके अलावा मेरे पास बहुत ही, मतलब सेकंड ऑप्शंस बहुत ज्यादा कम है, दैट्स इट। फुली डेडिकेटेड, मतलब एक टारगेट की तरफ। राइट। बाकी ये ज्यादा पैशन है, मतलब फर्स्ट लव यही है।
बाकी इसके अलावा राइड करने में बहुत अच्छा मेरे को अच्छा लगता है, बाइक राइड, कैंपिंग, दोस्तों के साथ घूमना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जो वेस्ट बंगाल की वाइब थी और जो यहाँ की वाइब है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? सो बेसिकली मैं जब देहरादून आया, अब मैं जहाँ से आया था मैंने कुछ नहीं देखा था वहाँ पे, मतलब मैं शायद उसका एनवायरनमेंट ऐसा ही था, मतलब देहरादून जैसा बड़ा सिटी नहीं था मेरे लिए। देहरादून बहुत बड़ा सिटी है। मैं जब कैलकाटा गया, मैं जब मुंबई गया, मैं जब दिल्ली गया, वो तो बहुत बड़ा सिटी है। अब मैं जहाँ से आता हूँ उससे देहरादून बहुत बड़ा है। एंड वहाँ पे मैंने बहुत सारा चीज़ें देखा नहीं था। मैंने कभी वहाँ पे आईटी कल्चर देखा नहीं था, क्योंकि 12th के बाद मैं बाहर चला आया। आईटी पार्क जिंदगी में कभी नहीं देखा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 12th से पहले मैं ये जो शॉपिंग मॉल्स है, मेरे वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स भी नहीं है, तो वो भी मैंने कभी नहीं देखा। मैकडॉनल्ड्स हो गए, क्या KFC होता है, मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं यहाँ पे आके वो सब देख पा रहा हूँ। एंड इट इज़ लाइक देहरादून का एक चीज़ अच्छा लगता है मेरे को, देहरादून के लोग बहुत अच्छे हैं। देहरादून में मेरे को एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, मतलब वेदर बहुत अच्छा है। एंड आप थोड़ी देर बाद चले जाओगे, आपको मसूरी मिलेगा मैगी खाने के लिए, राइट? सो इट इज लाइक सिमिलर टू माई प्लेस। मतलब बंगाल में मैं जहाँ से हूँ, छोटा सा प्लेस है, मेरे घर से 4 घंटे का रास्ता है आपका दार्जिलिंग के लिए। सो इट इज लाइक कि थोड़ा बहुत मतलब सेम है, बट द थिंग इज देहरादून इज अ बिगर सिटी फॉर मी। तो देहरादून आना हुआ कैसे आपका? मतलब एजुकेशन के लिए हुआ या फिर कुछ बिजनेस के लिए आप यहाँ आए? नहीं, देहरादून में बेसिकली देहरादून में मैं पढ़ाई करने आया था, मेरा ग्रेजुएशन करने आया था। सो 12th के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ, बजट इशू बहुत थे। और एज ए स्टूडेंट मैं बहुत नॉर्मल स्टूडेंट रह चुका हूँ, एवरेज स्टूडेंट। मतलब मेरा जो 12th में था 70% मार्क्स लेके मैं 12th पास आउट करा। एंड उसके बाद जो है मैं बाकी जगह कॉलेज ढूंढने लगा। एंड कॉलेज ढूंढते हुए मेरे को पता चला, मैं बाहर अगर बड़े सिटी में जाऊंगा, बहुत बड़े सिटी में, जितने पैसे में मेरे को कॉलेज मिल रहा था ना, जो कॉलेजेस के फीस थे वो बहुत हाई था। एंड एज ए स्टूडेंट बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम, कभी कोचिंग लिया नहीं था। एंड एंट्रेंस में बहुत ही लाइटिंग जो है स्मॉल कोर्स, मतलब जो कट ऑफ से मैं छूट गया, तो उसमें मेरे को चांस नहीं मिला। अब आप लोगों के दिमाग में ज्यादातर क्या रहता है, मैं बड़ा सिटी में जाऊंगा, मैं कॉलेज करूंगा। बट एज ए मिडिल क्लास बैकग्राउंड बॉय, मेरा कुछ बाउंड्रीज थे, कुछ आपके चीज़ें था कि बड़े सिटी में जाके आप इतने ज़्यादा फीस देके आप पढ़ाई करोगे, वो मैं कर नहीं सकता था। क्योंकि घर वाले अभी आपको कभी मना नहीं करते कि आप कहीं पे भी चले जाओ, आप पढ़ाई करो। बट कभी कभी ये आ जाता है कि घर वाले कितना आप प्रेशर ले रहे हैं आपके लिए, तो मैं देना नहीं चाहता था। तो जो स्टार्टअप जो जर्नी है, जैसे कि, तो इसका आइडिया आप एजुकेशन फील्ड में स्टार्टअप कर रहे हो, फिर आप एजुकेशन के लिए यहीं आए थे और फिर यहीं पर आप एजुकेशन में ही एक स्टार्टअप कर रहे हो, राइट? तो क्या ये आइडिया कभी आपको किक हुआ जब आप कॉलेज में थे या फिर पहले से ही आप जब स्कूल में थे कि मुझे इसी फील्ड में जो मैं कर रहा हूँ अभी, जिसमें पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं एजुकेशन में ही हूँ, तो इसी फील्ड से कैसे? क्योंकि आदमी एजुकेशन इसलिए करता है कि वो किसी और फील्ड में कर पाए, या जॉब कर पाए या फिर बिजनेस कर पाए। पर आपको कैसे क्लिक हुआ कि जो मैं चीज कर रहा हूँ, तो इसी को आपने कैसे स्टार्टअप के नजरिए से देखा? देखिए, अब एजुकेशन फील्ड में कोई आने से पहले सोचता नहीं है मैं एजुकेशन फील्ड में मैं स्टार्टअप करूंगा। अब मेरा जो थॉट प्रोसेस था, मैं कॉलेज लाइफ में पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे कि स्टूडेंट का क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कि वो उसको कॉलेज में एडमिशन्स नहीं मिलता, कॉलेज में फीस ज़्यादा होता है, कॉलेज के अवेलेबिलिटी बहुत कम रहता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टार्टअप इज लाइक सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। राइट, ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करा है। मैं जब 12th के बाद पढ़ाई करने आने वाला था, कॉलेज सर्च कर रहा था, सो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मैं कहाँ पे जाके सर्च करूँ? मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ, मेरे को स्मॉल स्मॉल ऑप्शन मिल रहा है। अभी उसके लिए मेरे को रिकमेंड कौन करेगा कि उसका कहाँ पे मैं रिव्यू दिखूंगा कि कौन से कॉलेज है? आपको बिलीव नहीं होगा, पूरी इंडिया में 45,000 कॉलेजेस है। 45,000 कॉलेजेस है। एंड 45,000 कॉलेज में से आपको वही ऑप्शन मिलेगा जो आपके घर वाले या तो करके आए होंगे, आपके घर में जो बड़े थे, आपके भाई बहन, आप जहाँ पे पढ़ाई करा होगा, वो बोल देते होंगे आप तू यहाँ पे जा, यहाँ पे आपको इस लेवल का कॉलेज मिल जाएगा, मैंने यहाँ से पढ़ाई करा, आप भी कर सकते हो। या तो आस पड़ोस में आपके मौसी के लड़के और कोई भी रिलेटिव हो गया, एंड नेबर में कोई चला गया गाँव से, तो आप वैसे करके सर्च करते हो। सो इट इज लाइक कि मेरे को भी तब ऐसे करके कॉलेजेस मिल नहीं रहे थे। एंड कॉलेज का जो लिटरेसी है ना, मतलब कॉलेज के बारे में जो बताएगा आपको,
वो भी कोई नहीं थे कि जो अच्छे से बता सके आपको। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम जो कि मैंने देखा कॉलेज लाइफ में। एंड देखने के बाद मैंने ये चीज रियलाइज करा कि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। मतलब आप कॉलेज सर्च कर रहे हो, 45,000 कॉलेजेस है, आपको कोई बताने वाला है नहीं। आज अगर आप एक मोबाइल देखने जा रहे हो, आपके एक मोबाइल के लिए आप फ्लिपकार्ट में जाओगे, आपको हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप वो पे फिल्टर कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो, आप देख सकते हो कौन सा मोबाइल मैं लूं, ठीक है। बट कॉलेजेस के लिए कोई ऑप्शन था ही नहीं। सो देन वी रियलाइज एंड मैंने उसमें काम करना स्टार्ट करा कि थोड़ा बहुत कैसे ये वर्क करता है, कैसे कॉलेज में एडमिशंस होते हैं, इसमें फीस स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं, इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करा। तो कॉलेज में कोई स्टेप उठाया आपने, लाइक कोई, क्योंकि स्टार्टर्स में क्या होता है कि स्टेप उठाना पड़ता है धीरे धीरे, तो कॉलेज में कुछ जैसे कई लोगों में सुनता हूँ कि दोस्त लोग मिलके कुछ करते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ कॉलेज में कोई स्टेप उठाया आपने इस प्रॉब्लम के लिए? हाँ, इस प्रॉब्लम में क्या है, फ्रॉम 2016 में देहरादून में आया। मैं देहरादून में आने के बाद, देहरादून में जब मेरा 6 मंथ मतलब सेमिस्टर हो गया, अब सेमिस्टर होने के बाद मेरे को एक चीज देखा, कॉलेज में एडमिशंस होते हैं एंड कॉलेज उसमें क्या करते हैं, बहुत जगह में मार्केटिंग करते हैं कि उनको चाहिए मेरे पास डाइवर्सिटी आए, मेरे पास बाहर से भी बच्चे आए, मेरे कॉलेज के बारे में भी जाने। तो आप देखोगे कॉलेज के बिलबोर्ड्स देखोगे, कॉलेज अलग जगह मार्केटिंग कर रहा है। सो इट इज लाइक दैट ओनली। अब मेरे को वहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिखा कि यहाँ पे कॉलेज अगर मार्केटिंग कर रहा है, ये वर्क कैसे करता है। देन मैंने पता करा एंड मैंने देखा ये मार्केटिंग तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे गांव से भी बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको मैं जानकारी दे सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको भी पता होगा, बहुत सारे बच्चे हैं, आप जब 12th पास करके आप ग्रेजुएशन में बाहर जाते हो तो आपके गांव के कोई आपको पूछना स्टार्ट करेंगे, बेटा आप कहाँ पढ़ रहे हो, वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है राइट, आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हो एंड आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। तो आपके सामने भी आपने भी रिसर्च करा ही होगा 12th में एडमिशन लेने से पहले थोड़ा बहुत तो। एंड उसमें मैं और भी ज्यादा रिसर्च करके मैंने देखा कि हम लोगों को बता सकते हैं, कॉलेजेस भी मार्केटिंग कर रहे हैं। सो मैं क्या करने लगा, कॉलेज के लिए फ्रीलांसिंग करने लगा। कि हम कॉलेज में, जैसे कोई कॉलेज आ गया, हम ये बोलते थे ठीक है आप ये कॉलेज है, ये कोर्सेस है, आपका कॉलेज कैसा है, इसके बारे में हमने क्या करा, कम्युनिटी बिल्डअप करना स्टार्ट करा स्टूडेंट्स में। एंड स्टूडेंट्स को हमने बोला कि आप जो भी कॉलेज आपको अच्छा लगता है, जो भी कैसा लगता है, वो अपने जो आपके जूनियर्स आएंगे जो हमारे से कांटेक्ट में रहते थे, आप उनसे बात करो, आप उनको बताओ कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज के बारे में फीडबैक दो। ऐसे करके हमने क्या करा, अलग अलग कॉलेजेस में, ऐसे पहले तो हमने एक कॉलेज हमारे साथ पढ़ाई के साथ साथ, मतलब कॉलेज के साथ साथ आपने शुरू कर पढ़ाई के साथ साथ हम सिर्फ गाइड करते थे स्टूडेंट्स को, आप यहाँ पे जा सकते हो, आप ये कोर्स चूज कर सकते हो, उनका काउंसलिंग में हेल्प करते थे। तो वहाँ पे कुछ अमाउंट्स मिलता था, हमें कुछ रेफरल चार्जेस मिलता था, कुछ हमें जो है सर्विस चार्जेस मिलता था, जो कि स्टूडेंट्स एज ए गाइड करने में वहाँ पे मिलता था हमें, ठीक है। कॉलेज मार्केटिंग में खर्चा करते थे। जब कॉलेज ने देखा हम कॉलेज में मार्केटिंग में हेल्प करने लगे अलग जगह में, तो कॉलेज मार्केटिंग से अपना पोर्शन में से कुछ देने लगा हमें, तो वहां से हमने स्टार्ट करने लगे। तो साथ में मतलब कॉलेज की फीस भी आप खुद ही अपनी मैनेज कर रहे थे, मुझे लग रहा है। राइट, मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैंने कॉलेज का हॉस्टल में रहता था, मैं हॉस्टल का एंड कॉलेज फीस मैंने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद मैंने टोटली अपने आप ही करा। मतलब स्टार्टअप आपने कॉलेज से ही शुरू कर दिया एक तरीके से? हाँ, वो बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते, वो स्टार्टअप था। एज ए फ्रीलांसिंग मैं खुद ब खुद ही जितना मेरे से हो सके, क्योंकि आपको भी पता है कॉलेज लाइफ में आपको कितना ही ज्ञान रहता है, तो मैं उसमें से ही जितना भी हो सके मैं स्टार्ट कर दिया था कि ये वर्क कैसे करता है। क्योंकि एजुकेशन सेगमेंट है, अब एजुकेशन में आपका जो नॉलेज है वो दूसरे के ऊपर आप क्या नॉलेज दे रहे हो गलत ना हो, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब आप एक एग्जाम्पल बन चुके हो उन कॉलेज के बच्चों के लिए जो मतलब कॉलेज की फीस खा जाते हैं एक तरीके से, मतलब आप अपनी फीस खुद दे रहे हो, तो एक तरीके से उनके लिए एक एग्जाम्पल भी है। मतलब कई बार मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में, नहीं देखो कॉलेज की फीस ही मतलब समझो उड़ा देते हैं गर्लफ्रेंड। नहीं ठीक है। अब चीजें क्या है ना, अभी होता है, अब बहुत जगह में अब है, मतलब आज का जनरेशन आ गया, अब कॉलेज में है, बच्चे आ जाते हैं कि मेरे को गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। अब जो आपने जो बोला, मैं यहाँ पे घूमने जाऊंगा, घर से फीस आया मैं खा गया, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनका प्रॉब्लम होता है। जैसे मेरा क्या एग्जाम्पल सेट किया आपने एक तरीके से? एग्जाम्पल मैंने कुछ भी नहीं सेट करा। मेरे को जो लगता है हर एक बच्चे को पहले से ये सोचना चाहिए मैं कैसे करके इंडिपेंडेंट बनूं, राइट। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे, ज्यादातर क्या होता है, हमारे इंडिया में ही है कि घर वाले आपके ऊपर, जब तक आप सेटल ना हो घर वाले आपके साथ हैं। बट आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखो आपके साथ कितने दिन आपके घर वाले रहते हैं,
आप 16-17 ईयर्स में हो, घर वाले अलग लड़के अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। सो मैं उसमें इमोशनली और रिलेशंस के हिसाब से नहीं जा रहा, बट ये चीज ना बहुत ज्यादा जिस बंदे को रियलाइज हो जाता है ना बहुत कम एज में कि नहीं यार मेरे को कुछ करना है, मेरे को ना इंडिपेंडेंट बनना है, जिसमें मैं इंडिपेंडेंट बन के मैं घर वालों के ऊपर ना बर्डन नहीं बनूंगा। सो दैट्स वाई दिस इज द थिंग कि मेरे को बर्डन नहीं बनना था। मैं अगर कुछ कर पा रहा हूं मेरे कमाई से, मैं कर पा रहा हूं, मेरे को एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज है, और इसी वजह से हमने एजे कैंपस भी लॉन्च करा बच्चों के लिए कि जो भी बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपना खुद का फीस खुद भरना चाहते हैं, तो वो हमारे पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल में आ जाते हैं। तो ये एजे कैंपस मतलब है क्या और वर्क कैसे करता है? देखो एजे कैंपस के पीछे जो सबसे बड़ा विजन था ना, वो विजन ये था कि स्टूडेंट्स के ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। मतलब इन एडमिशन जॉकी तो हमने कर ही दिया था स्टार्ट, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने काउंसलिंग करने लग गए थे। मतलब हमने जब कंपनी रजिस्टर करा, हम जब काम कर रहे थे, हमने काउंसलिंग करने लग गए थे। तो प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है ना, वो हमने नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया कि ये प्रॉब्लम है। उसमें से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन सेगमेंट में निकला ना, वो है एजुकेशन सिस्टम में टैलेंटेड बच्चे बहुत है, बट उसके हिसाब से कॉलेजेस नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत है, बट फीस उसमें बहुत ज्यादा है। पेमेंट इज द मेन इशू फॉर द स्टूडेंट्स। पूरे इंडिया में 4 करोड़ बच्चे एवरी ईयर पास आउट होते हैं, 1 करोड़ बच्चे पढ़ने जाते हैं। बाकी जो 3 करोड़ बच्चे हैं ना, बहुत बच्चे हैं जिसमें से पेमेंट के लिए और पैसों के लिए वो कॉलेज में नहीं जा रहे, या तो नॉर्मल डिग्री कोर्स कर रहे, प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे, वो बैठ जा रहे। या तो आप देखोगे इंडिया में कितने बच्चे हैं जो कोचिंग्स लेते हैं। अब कोचिंग्स में आउटपुट क्या है, आप बताओ, आउटपुट है कुछ? आउटपुट यार 1 लाख बच्चे अगर कोचिंग कर रहे होंगे, जॉब वैकेंसीज कितने निकलते हैं? 100, राइट। सो उसमें आउटपुट बहुत कम है, ठीक है, और बच्चे इतने कोचिंग कर रहे हैं। अगर हमें ये चीज लगा, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम में हम अगर स्किल्ड यूथ को स्किल्ड बना दे, ज्यादातर ज्यादा यूथ को, एंड कम पैसे में, ऐसा एक फीचर लेके आओ जिसमें लोग कम पैसे में पढ़ाई भी करें एंड जॉब लगने के बाद पैसा दे। सो वी इंट्रोड्यूस पे आफ्टर प्लेसमेंट इन एजे कैंपस। पे आफ्टर प्लेसमेंट, राइट। इसका मतलब पहले आप प्लेस हो जाओ, फिर कॉलेज की फीस तब दो। राइट, तब दो। तो हम क्या बोलते हैं, हम कोई भी स्टूडेंट है, आप हमारे पास आओ, हम आपको स्किल्ड बनाएंगे। आप जब आओगे, हम नॉर्मल एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस दोगे। देखो हर एक ट्यूशन फीस हम नहीं ले रहे, ट्यूशन फीस हमारा 0 रहेगा। आप नॉमिनल एक ट्यूशन फीस दोगे जिसमें आपका लाइब्रेरी, बुक बैंक, यूनिफॉर्म, ये सब चार्जेस रहेंगे, दैट्स इट। बाकी जो फीस है आपको देना नहीं है। वो आपको कब देना है? आपको जब जॉब लग जाएगा उसके बाद दोगे। सो हम एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि जॉब होगा तो पैसा दोगे, जॉब नहीं होगा आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, बट आपको डिग्री तो मिल ही रहा है। और डिग्री तो नॉर्मली भी आपको कहीं से भी मिल रहा था, राइट। किसी भी कॉलेज में आपको जहां पे 3 लाख देके आपको गारंटी नहीं है, आप डिग्री लेके जा रहे हो, आपका जॉब नहीं हुआ तो, अगर जॉब हो गया और बहुत अच्छी बात है, बट जॉब नहीं हुआ तो क्या हुआ? 3 लाख रुपए दे नहीं सकते बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे जो कि लोन लेने जाओगे। आपको पता है एक चीज, एडुकेशन लोन में कितना ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं जब मेरे टाइम में एडुकेशन लोन लेने गया, मेरे को एडुकेशन लोन मिला ही नहीं, राइट। अच्छा, आप भी एजुकेशन लोन मैं गया था एडुकेशन लोन लेने, मेरे को एडुकेशन लोन ही नहीं मिला। मेरे को जब एडुकेशन लोन नहीं मिला, आप कैसे पढ़ाओगे आप? मेरे को जब घर में तो ये भी बात आ जाता है कभी कभी कि घर में जो जमीन रहता है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली रहता है, वो ये बोलना स्टार्ट कर देता है कि थोड़ा बहुत बेच के हम पढ़ाई कर देते हैं। बट पढ़ाई हर एक इंस्टीट्यूट की इतना काबिल है कि उसका जॉब दिला दे। तो दैट्स द मेन थिंग कि जो कि हम फुलफिल कर रहे हैं। सो जो भी बच्चा हमारे पास आते हैं, हम उसको स्किल्ड बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चे का हमारे साथ वो रहता है कि बच्चा पढ़ेगा, हमारे साथ स्किल्ड होगा, देन हम ये कोशिश करते हैं कि उसका जॉब लग जाए। जॉब लग जाए तो पैसा देगा, नहीं तो नहीं देगा। अभी कितने जुड़ चुके, कितने बच्चे इससे? देखो जुड़ तो बहुत बच्चे रहे हैं, एंड बहुत बच्चे आज भी जुड़ रहे हैं, एंड बैचेस आ ही रहे। हमने पहले क्या करा, हमने छोटे छोटे लेवल में स्टार्ट करा इसको, थोड़ा मार्केट फीडबैक देखने के लिए। क्योंकि एडमिशन जॉकी में काम कर रहे थे, एडमिशन जॉकी में पूरे साल में हम 1 लाख बच्चों को काउंसलिंग देते हैं। उसके बाद जब हमने कैंपस वाले में आए, तो कैंपस वालों से हमने क्या करा, कोई भी कैंपस है जिसके ओनर, मतलब ओनर के साथ हम बात करते हैं कि, एंड ओनर भी बहुत सारे कैंपस के ओनर्स है जो चाहते हैं कि एजे कैंपस के साथ जुड़ रहे हैं। हम जुड़ते हैं तो हमारा भी कि हमारे पास भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, एंड एजे कैंपस इनको स्किल्ड भी बना देंगे, राइट। तो ऐसे करके हमने पहले तो एक कैंपस से स्टार्ट करा, ठीक है, फिर हमने धीरे धीरे स्प्रेड करा इसको। तो अभी हमारे पास जो है इन टूडेज डेट हमारे पास 4 कैंपसेस है। इस साल हमारे पास 10 कैंपसेस और आने वाले हैं अलग अलग स्टेट से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्वायरीज है। तो
तो वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो जैसे मैं अभी राजपुर साइड गया था तो वहाँ मैंने देखा कि एजे कैंपस का एक बोर्ड लगा हुआ था। तो ये कॉलेज क्या के है? सामने देखा होगा। कॉलेज के सामने, हाँ। ठीक है। तो उसका क्या चेंज सिस्टम, मतलब तो बेसिकली जो भी हमारे साथ कॉलेज पार्टनर बनता है, सोचिए कोई कॉलेज आया, अब हमारे साथ पार्टनर्ड है, तो हम उनके साथ रीब्रांडिंग करते हैं कॉलेजेस का। मतलब हमारा भी बोर्ड रहता है कॉलेज के सामने कि एजे कैंपस यहाँ इस कॉलेज में कोलैबोरेटेड है। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अलग अलग जगह में हम कैंपस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई दे नहीं पा रहे। मतलब एप्लीकेशन हमारे पास पहले साल ही 3,000 से ज्यादा आ गया, मेरे पास सीट ही नहीं था। इस साल भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्वायरीज है, मेरे पास सीट्स नहीं है। बट हम अभी धीरे धीरे इसको बढ़ाने लगे हैं एंड कॉलेज के साथ कोलैबोरेट करते हैं। उसके सामने एजे कैंपस का बोर्ड लगता है एंड उसमें ये दिखता है कि इस कॉलेज में पे आफ्टर प्लेसमेंट हो रहा है, ये हमारा कैंपस है। सो दिस इज द थिंग। और इसके साथ जो एडमिशन जॉकी है तो वो क्या इसकी पेरेंटल कंपनी है? तो देखिए, एडमिशन जॉकी इज अ टोटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट, जहां पे स्टूडेंट आके डायरेक्टली कोई भी कॉलेज है वो सर्च कर सकता है, कॉलेज को फिल्टर आउट कर सकता है। अलग अलग पैरामीटर्स में फीस के हिसाब से कॉलेज चाहिए उसको, लोकेशन के हिसाब से कॉलेज चाहिए उसको, कोर्स के हिसाब से कॉलेज चाहिए, उस हिसाब से वो सर्च कर सकता है एंड कॉलेज ढूंढ सकता है वहां पे। मार्केटिंग कितना जरूरी है स्टार्टअप्स के लिए, मतलब ये बताइए आप मुझे कि और कैसे मैनेज होती है? क्या स्टार्टअप विदाउट मार्केटिंग चल सकता है? देखो, स्टार्टअप विदाउट मार्केटिंग भी चल सकता है, बट फॉर द स्केलिंग अप आपको मार्केटिंग चाहिए ही चाहिए। अब द मेन थिंग इज, आप पहले तो अगर कोई बंदा अगर स्टार्टअप के लिए जा रहा है, पहले तो अपना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो आप अपने कस्टमर्स के लिए बनाओ, कस्टमर्स के नीड्स के ऊपर बनाओ कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो नॉर्मल प्रॉब्लम है भी कि नहीं। वो अगर प्रॉब्लम है तो कस्टमर्स आपको पसंद करेंगे, वहां से ऑटोमेटिकली डिमांड जनरेट होगा। तो वहां से आप इनिशियल जो ट्रैक्शन है वो तो आराम से जनरेट कर ही सकते हो। बट द मेन थिंग इज, आपको अगर अभी लार्जर स्केल में पहुंचना है, आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, तो आपको मार्केटिंग के लिए फ्यूचर में आपको स्केलिंग अप के लिए जाओगे, देन आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये तो एनर्जी वाली, मतलब आपकी एनर्जी काफी हाई लग रही थी भाई मुझे। अच्छा। पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, रहता है यार, pitching ये बहुत रहता है। जरूरी है और स्टार्टअप्स के लिए मुझे लग रहा है ये बहुत जरूरी भी है। मेरे से सुबह अगर कोई 5 बजे भी मिला और रात को 12 बजे तक, मेरा एनर्जी हाई रहता है। सेम एनर्जी। राइट। हॉबी क्या है? जैसे कोई म्यूजिक सुनता है, कोई घूमने निकल जाता है बाइक पे। मेन थिंग इज ना, मेरा सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है ना, अब मोटिवेशन मेरे को तभी मिलता है मैं जब काम करता हूँ। अब खाली टाइम क्या है, खाली टाइम में मैं ऑफिस कॉलेज के साथ कहीं पे घूमने निकल गए। हमने ऑफिस में बहुत अच्छा, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। हमारा ऐसा नहीं है कि भाई सब काम ही कर रहे हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं है। हमने बहुत अच्छा एक वर्क कल्चर मेंटेन करने की कोशिश करा है, क्योंकि इन देहरादून ना घूमने का प्लेसेस बहुत है। तो जैसे ही काम खत्म हुआ, किसी दिन हमने सब मिलके कॉफी पीने चले गए, मैगी खाने चले गए हम मसूरी डाइवर्शन में, तो हम ऐसे घूमने चले जाते हैं। किसी दिन बाइक राइड में चले गए, सब मिलके कहीं पे घूमने चले गए कभी। सो दैट्स द पार्ट ऑफ आवर डेली थिंग। और डेली तो घूमना नहीं होता, बट डेली जो लोगों के साथ बैठना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो यही चीज चलता रहता है। कितना जरूरी है इन्वेस्टमेंट किसी स्टार्टअप के लिए? देखो, इन्वेस्टमेंट आपको ग्रोथ के लिए चाहिए। देखो, मेन थिंग इज, ऐसा नहीं है आप स्टार्टअप करोगे आप इन्वेस्टमेंट लेके ही स्टार्ट करोगे। मेरे को जो लगता है कि आप पहले, आप जब स्टार्ट कर रहे हो, आप प्रूफ करो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट में चलने भी वाला है। क्योंकि नॉर्मली इन्वेस्टर का पैसा लेके तब तक फायदा नहीं है जब तक आपके मार्केट में कोई ट्रैक्शन नहीं है। आपको कुछ प्रूफ करना होगा तब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाओ। हाँ, आप अगर बोलोगे बूटस्ट्रैप्ड बोलते हैं इसको, बूटस्ट्रैप्ड में बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि खुद स्टार्ट हुए हैं। जैसे जेरोदा है, जेरोदा अभी भी बूटस्ट्रैप्ड है। जेरोदा 1000 करोड़ों में वो एवरी ईयर जो है $1 बिलियन कंपनी है, यूनिकॉर्न है। 1000 करोड़ों में वो लोग जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट बूटस्ट्रैप्ड है। बट बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में कंपटीशन कौन कौन है। आपको सर्वाइव के लिए बहुत जगह में आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, आपको ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर्स चाहिए कि मैं मल्टीपल कर नहीं पा रहा हूं, तब जाके आपको इन्वेस्टर्स की नीड होता है। जब तो एंड नॉर्मली कि कोई कोई बिजनेस है बूटस्ट्रैप से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे कि इन्वेस्टर समिट का दौर चल रहा है आजकल, देहरादून में भी आप देखोगे 8 और 9 तारीख को इन्वेस्टर समिट है। हमने देहरादून सजा दिया है पूरा। हाँ, तो पूरा चमक गया है देहरादून। तो एक तरीके से इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट हुआ था। तो ये इन्वेस्टर समिट होता क्या है और क्या यहाँ पर क्या क्या होता है इन्वेस्टर समिट? जैसे आपका एक्सपीरियंस कोई इन्वेस्टर समिट को लेकर? देखो, मेरा तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं अगर इन्वेस्टर समिट बोलूँ, मैं अगर स्टार्टअप समिट्स बोलूँ, मेरी ज़िंदगी में मैंने जो स्टार्टअप स्टार्ट भी करा है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इन्वेस्टर समिट और स्टार्टअप समिट्स का। पहले क्या होता था, मैं कॉलेज लाइफ में जब था, मैं हॉस्टल से मेरे को
शनिवार और रविवार का छुट्टी मिलता था। तो कभी कभी मैं क्या करता था, या तो स्टार्टअप के बारे में पढ़ता था, कभी कभी इन्वेस्टर समिट में चला जाता था, स्टार्टअप समिट्स में चला जाता था। वहां पे जाके ना मेरे को बहुत लोग देखने को मिले। वहां पे जाके कभी बहुत बड़े बड़े जो है स्टार्टअप फाउंडर्स मिले, जो कि तब स्टार्ट हो रहे थे उस समय मतलब 2016, जब छोटा छोटा कंपनीज थे। मेरे ख्याल से ओयो, ओला, ये सब। हाँ, ये सब। तौर अब पे थे। तब क्या होता था, स्टूडेंट पासेस रहते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग स्टूडेंट पासेस रहते थे, हम स्टूडेंट पास लेके जाते थे वहां पे एंड जाके इनको सुनते थे। तब हमें ये चीज लगता था, अगर नॉर्मल, क्योंकि आपको अगर देखोगे, आपको अगर मैं अगर बोलूं या आप अगर आपके घर वालों को बोलोगे जाके, पापा मेरे को ना $1 बिलियन कंपनी बनाया है, जिस कंपनी का वर्थ है 8,000 करोड़, आपके घर वाले बोलेंगे डायरेक्टली, ज्यादातर घर वाले यही बोलते हैं कि भाई क्या सोच रहा है, चुपचाप जाके ना वहां पे पढ़ाई वढ़ाई कर ले, जॉब वॉब में घुसना, क्या सपना सुपना देख रहा है तू, राइट। बट हमें ना वहां से देखने को मिला सपना कि अगर ये लोग कर सकते हैं ना, तो हम लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि बाहर जाके फोड़ते हैं। मेरे को ये लगता है सबसे ज्यादा जो भूख होता है ना, वो मिडिल क्लास लोगों में रहता है। ठीक है, उनको सपने देखने में डरना नहीं चाहिए। और सपने हम बड़े बड़े देखते हैं, बट एग्जीक्यूशन हमारा नहीं होता। तो मैं तो ये बोलूंगा यूथ को, भाई अगर सपना देख रहे हो तो उसको एग्जीक्यूट करने का वो भी रखो कि एग्जीक्यूट करो उस चीज को। सो उसमें तो बहुत ज्यादा योगदान मेरा रहा है कि इनका जो स्टार्टअप एंड इन्वेस्टर समिट्स है। बाकी जो देहरादून में जो स्टार्टअप एंड इन्वेस्टर समिट्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेटवर्किंग मिलता है, बहुत सारे लोगों से सीखने को मिलता है। जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप फाउंडर्स है, उनको सीखने को मिलता है कि उन्होंने क्या क्या गलती करा है। ठीक है, क्योंकि मेरे भी स्टार्टअप्स थे, मेरे भी फेलियर्स थे, मैंने उससे भी सीखा है। बहुत सारे न्यू आइडियाज मिलते हैं आपको, न्यू एनर्जीज मिलते हैं आपको। सो वहाँ पे बहुत ज्यादा अहमियत है इस चीज का। तो इससे पहले कितने स्टार्टअप्स आपने स्टार्ट किए और कितने फेलियर रहे? देखो, इससे पहले नॉर्मली हमने स्टार्टअप स्टार्ट करा था, कुछ कुछ कारण की वजह से वो फेल हो जाता है, बट उस कारण को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले मेरा 3-4 स्टार्टअप्स थे। मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ स्टार्ट करने की कोशिश करा कुछ, देन कुछ स्टार्टअप खुद स्टार्ट करने की कोशिश करा। जैसे आज जिस मॉडल में हम स्टार्ट कर रहे थे, 2018 लास्ट में हमने Stata.com स्टार्ट करा था, बट उसमें क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था। सेम चीज था जो कि मैं स्टार्ट कर दिया था, बट उस टाइम में एक्सपीरियंस नहीं था, फंड की इशू था, जिस हिसाब से हम कर नहीं पाए, जो कि जाके अब स्टार्ट हुआ। सो इससे पहले 3-4 स्टार्टअप्स थे जो फेल हुए हैं, तो उससे सीख के आज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी एजुकेशन फील्ड में ही थे या किसी और फील्ड? वो एजुकेशन फील्ड में थे, बाकी फील्ड में थे, किसी जगह में मैंने एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ स्टार्ट करा, क्योंकि मैंने खुद बीएससी एग्रीकल्चर करा है। तो मेरा थॉट प्रोसेस रहता ही है कुछ एग्रीकल्चर को लेके करूँ। सो दिस इज लाइक दैट। कोर्स में एक लाइन है कि जैसे हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मतलब ये फिल्मों का डायलॉग भी है। तो इसमें आपका क्या कहना है इस डायलॉग के बारे में कि आपके पीछे कौन है, मतलब वो इंस्पिरेशन? नहीं देखो, औरत का तो हाथ होता ही है, अब डिपेंड करता है वो औरत कौन है। वही, वो इंस्पिरेशन कौन है, मतलब आपकी फैमिली से या फ्रेंड से, कहीं आपके? अब देखो, 12th के बाद फर्स्ट ईयर में आके हमने स्टार्ट करा, और ज़्यादातर फर्स्ट ईयर में आके क्या रहता है, मम्मी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आया एंड सपने देखने के लिए उन्होंने कभी मना नहीं करा है मेरे को, एंड सपोर्ट ही करा है। हाँ, कभी कभी ये चीज़ हो जाता है, कभी कभी उनको डर लगता है कि तू कर क्या आ रहा है। मतलब उनको आज से 6 महीने पहले भी पता नहीं था मैं कर क्या आ रहा हूँ। उन्होंने अभी मेरा ऑफिस नहीं देखा। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ उन्होंने अभी तक नहीं देखा। पर विजिट करते हैं वैसे देहरादून? हाँ, वो देहरादून विजिट करता है, बट मेरा ऑफिस में वो आए ही नहीं कभी। अच्छा, उन्हें पता नहीं कि देवी उनको ज्योति कर क्या रहा है? उनको पता ही नहीं है। उनको कभी कभी कुछ अगर निकल गया, आर्टिकल्स निकल गए, कुछ अगर कहीं से सोशल मीडिया वगैरह से जानने को मिल गया, बाकी उनको पता ही नहीं है हाफ बंदों को तो कि मैं करता क्या हूं। तो उनको ये चीज लगता है कि ये तो कुछ तो कर रहा है, अब क्या कर रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उनका नाम हो रहा है, क्यों उसको थोड़े लोग जान रहे हैं। बट ठीक है, अभी भी बीच बीच में कॉल करके वो बोल लेते हैं, भाई गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर ले, फ्यूचर में जाकर सेटल होने में प्रॉब्लम होगा, बिजनेस में कुछ नहीं रखा, फ्यूचर में जाके बंद बूंद हो गया तो। अभी भी बोलते हैं वो तो मम्मी है, मम्मी तो आपके बारे में अच्छा सोचेंगी, ये चीज। और जैसे आप वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल के लोगों के बारे में सुना है कि लाइक एक तो उन्हें फिश बहुत पसंद है, फिश उनकी फेवरेट डिश है। मेरा भी बहुत फेवरेट है। और ऊपर से काफी क्रिएटिव होते हैं और काफी ब्रेनी होते हैं। तो ये बात आपको फील हुई कभी? देखो, ब्रेनी एंड वो तो होता ही है, बिल्कुल होता है। मतलब वेस्ट बंगाल में, अब मेरा पता नहीं, मेरे को नहीं लगता मैं हूँ। ठीक है, मैं तो सीखता हूँ आसपास के लोगों से। ठीक है, हमारे जो लीडरशिप बोर्ड में है वो अभी भी बहुत सारे बंगाली है, तो मैं उनसे सीखता हूँ। अब
वहाँ पे है, मतलब वहाँ पे अगर बोलोगे जिस जगह से रविंद्रनाथ टैगोर निकले हैं, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस निकले हैं, जिस धरती से आप अगर बोलोगे इतने सारे लोग हैं, वो सत्यजीत रे है, ठीक है, एंड श्रेया घोषाल हो गया, अरिजीत सिंह होंगे आज भी, तो ये सब निकले हैं, तो उस जगह में कुछ ना कुछ तो बात तो है ही है। राइट। लोग बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक है, लोगों पे इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप किसी भी बड़े बड़े जगह में देखोगे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोजीशनिंग में बंगालीज तो है ही है। तो मैंने सुना कि फिश खा के भी कुछ मतलब दिमाग बढ़ता है, क्या ऐसा कुछ है क्या? बंगाली में ये चीज बोलते हैं, आप अगर फिश खाओगे तो आपका दिमाग बढ़ता है। अब पता नहीं वो कितना सच है, मैं तो बहुत खाता हूँ, ठीक है, पर मेरे को लगता है अभी तक उतना बढ़ा नहीं है। हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं उसी में खुश हूँ। अब इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, जब उनका जॉब लग रहा है आपको ना अलग खुशी मिलेगा। राइट। ठीक है, क्योंकि आपको ये लगता है मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, पूरा टीम है, टीम की मेहनत है, देन जाके उस बच्चे का जॉब लगा है, देन जाके आगे पहुंचा। पर जो जॉब लगने के बाद ना बच्चे का जो खुशी है ना, उसके घर वाले जब आते हैं ना मिठाई का पैकेट लेके, वो खुशी आप किसी भी चीज में हो जाए उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी चीज से। सो वो मनी भी बाय नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बट हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं और आगे जाके और भी बड़ा फैमिली होगा हमारा, और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, यही हम चाहते हैं। तो जैसे इन्वेस्टमेंट की बात रही, तो आपके साथ है भी इन्वेस्टर्स है इसमें? अभी जो है, हाँ इन्वेस्टर्स है, हमने कुछ फंडिंग उठाया था सीड राउंड में, और भी ज्यादा फ्यूचर में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिनको हमारा विजन पसंद आ रहा है। तो मॉड्यूल आपका इस तरीके से बना है कि लाइक इसकी फ्रेंचाइजी या ऐसा कुछ मॉड्यूल? नहीं, नॉट लाइक फ्रेंचाइजी, हमारा टोटली हमारा ओन ही रहेगा। हम खुद ही कंट्रोल करेंगे जहां पे भी जाए, क्योंकि क्वालिटी का इशू आ जाता है, आपको पता है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कहीं पे भी जाए गाइडेंस स्टूडेंट को सेम क्वालिटी का मिले, किसी भी कैंपस में जाए उस कैंपस में सर्विसेज सेम मिले बच्चों को, मतलब जो कमिटमेंट्स है ना वो फुलफिल हो, ये हम चाहते हैं। बट उसमें भी बहुत सारे बाउंड्रीज हैं, वो धीरे धीरे करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और आगे जाके इतना एश्योरेंस है कि वो कर भी देंगे। और जैसे आप अभी देहरादून में ही हो, तो उत्तराखंड को जैसे देवभूमि भी कहते हैं, तो एक तरीके से स्पिरिचुअली कितना आप कनेक्टेड हो और क्या फीलिंग्स है आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेके? देखो, स्पिरिचुअलिटी को लेके है मेरे, अगर आप बोलोगे मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, एंड देवभूमि इज देवभूमि, ठीक है, जहाँ पे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अब गंगोत्री है, एंड बाकी आप स्पिरिचुअलिटी से घिरे पड़े हो। इनका मेरे को जो लगता है स्पिरिचुअलिटी के साथ साइंस का बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये। एंड मैं अगर कुछ भी देखूँ ना, कुछ भी सोचूँ ना, उसका अगर थॉट प्रोसेस अगर कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी हो, स्पिरिचुअलिटी मेरे को देता है। तो उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, मैं सोचता भी हूँ, मैं कनेक्ट भी करने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये चीज़ है तो क्यों है। आपदा है, केदारनाथ जो मंदिर था उसके ऊपर से कुछ नहीं हुआ, बट क्यों हुआ? कुछ ना कुछ तो होगा, साइंस के साथ कुछ ना कुछ तो तालमेल होगा। आपका जो ओम जो हम यूज करते हैं, ओम, इसको ये बोला जाता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड करता है ये, राइट, मैंने कहीं पे पढ़ा था। एंड तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैं जिसको मानता हूँ, मेरे को मानने में मेरे को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलता है, तो ये तो है ही है। तो कभी गए आप मतलब पहाड़ों में, केदारनाथ इस साइड कहीं गए आप? मैं देखो पूरा तो इसमें ही बिजी था, बट मैं तुंगनाथ ट्रैक करके आया हूँ मेरी टीम के साथ। अच्छा, ठीक है, हाँ पूरे टीम के साथ हम तुंगनाथ गए थे। तब टीम हमारा छोटा हुआ करता था, तब स्टार्ट करा था हमने, फर्स्ट बैच उठाया हमने, उसके बाद हम पहले तो तुंगनाथ गए, तो तुंगनाथ पूरा टीम गया था, तो तुंगनाथ ट्रैक करके ऊपर गए हम, फिर टेम्पल विजिट करा। सो इट इज़ लाइक ए ग्रेट एक्सपीरियंस। जैसे मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि एक तरीके से जब आदमी स्टार्टअप करता है या फिर कोई भी जर्नी करता है, तो रास्ते में एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर मतलब एक उसको लगता है कि यार अब नहीं, मतलब अब थक जाता है इंसान और रेस्ट लेने की सोचता है। और एक तरीके से जैसे नवीन बोल रहे कि कोविड वाला, तो ये दौर तो पूरी वर्ल्ड के लिए आया, मतलब कि जब कोविड आया तो पूरी दुनिया थम गई थी, दुनिया ही थक गई थी। तो कई लोगों ने मतलब उसके बाद लोगों के माइंडसेट चेंज हुए, अलग अलग हुआ। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या फेज आया जहाँ पर आपको लगा कि यार अब नहीं हो पाएगा, मतलब कि ना कोई सेकंड थॉट आया? देखो सेकंड थॉट्स तो कभी थे ही नहीं है मेरे पे। अब मैंने कभी सोचा ही नहीं कुछ सेकंड ऑप्शन है। मेरे को अगर सॉल्व करना है कुछ तो मेरे को सॉल्व करना है, दैट्स इट। स्टार्टअप का जो मेन है ना, आप अगर आ रहे हो, कोई भी आ रहा है, जो फ्यूचर जनरेशन भी आ रहे हैं, कोई भी स्टार्ट करने का सोच रहे हो, भाई परसिवरेंस तो मेन चीज है स्टार्टअप का। स्टार्टअप्स में तो यार बहुत सारा चीजें आएगा। देखो कोविड आया, बट
बच्चों का प्यार हमारे लिए बढ़ा, बच्चे ऑनलाइन चले गए, ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट करा। हमारा तो तब ऑफिस भी नहीं था। मेरे ख्याल से बाइजू और अनअकैडमी भी काफी बूस्ट पे आए उस हाँ, कोविड ये के एडटेक दौरान पे। एडटेक तो देखो बूस्ट बूम बूम कर गया था उस टाइम पे। बहुत बच्चे आए, बहुत बच्चों ने एनरोल करा, सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया था। तो ऑनलाइन जो एडटेक बिजनेसेस है वो तो बूम करने लगा ही था तब। तो उस टाइम पे वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट द मेन थिंग इज, आप अगर स्टार्टअप में आए हो, आपके लिए देयर इज नॉट ए ऑप्शन। हाँ, आप अगर ये सोच रहे हो मेरे को एंटरप्रेन्योर बोलना और बिजनेस कार्ड बनाना बहुत ज्यादा कूल लगता है, तो अलग बात है। बट आपको अगर है कि सच में आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपको तो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। परसिवरेंस इज द मेन थिंग इन द स्टार्टअप, जो कि आपको रखना ही रखना पड़ेगा। क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हो ना, आपके साथ लोग जुड़ना स्टार्ट करते हैं। आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे कि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगे। क्योंकि आपका सपना देख के, आपका विजन देख के वो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। सो तब आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहता कि आप पीछे भी मुड़ के देखो। फिर तो आप सेल्फिश कहलाओगे कि आप खुद पीछे मुड़ के आप चले गए, बट आपका टीम आपके साथ नहीं है। सो दिस इज द थिंग। और जैसे यूट्यूब पे क्या देख रहे हो आप आजकल? यूट्यूब में क्या देख रहा हूँ? हाँ, यूट्यूब में क्या देख रहा मतलब क्या चीज़ देखते हो? जैसे यूथ अब काफी, मुझे लगा कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ ऐसा देख तो नहीं रहो हूँ? आप? हाँ, मतलब देखो सदगुरु या कुछ ऐसा, या पॉडकास्ट? देखो पॉडकास्ट तो सुनता ही सुनता हूँ। सदगुरु को भी सुनता हूँ कभी कभी। तो यूट्यूब तो देखो स्क्रॉल करते करते बहुत सारा चीज़ें आ जाता है, कंटेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, फनी वीडियोस भी देख लेते हैं और गाना भी सुन लेते हैं। तो यूट्यूब में स्क्रॉल अप होता ही रहता और है। इंस्टाग्राम में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है? इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है? रील्स में वही चल रहा है, मोए मोए क्या वही है। मैंने वो देखा नहीं था, बट मेरे टीम ने जो है, आप अगर इंस्टाग्राम में सब है, रील हाँ इंस्टाग्राम में मेरे टीम ने भी बनाया था, तब मेरे को पता चला ये क्या चल रहा है। तब मैं स्क्रॉल आउट करते करते कि बहुत बार आगे। बाकी सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स है वो तो है ही है। और मूवी कौन कौन सी देखी है अभी? मूवी अभी एनिमल मूवी आई है, अलग अलग मूवी। मूवी देखो, आज तो संडे है, तो आज मैं जो मूवी अभी अभी देख के आया एनिमल? वो था, नहीं एनिमल नहीं देखा अभी। मेरे को ना मतलब क्या है, कॉमर्शियल मूवीज पसंद है, बट ज़्यादातर मैं मूवीज देखना पसंद करता हूँ जो ऑटोग्राफी टाइप, सॉरी बायोग्राफी जैसा जो मूवीज है, वो देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। धोनी ये सब जो। राइट, या तो कुछ वैसा देख लेता हूँ कुछ। जैसे मैंने आज देख के आया, कौन सा था वो, द वायरल स्टोरी, द वैक्सीन स्टोरी। द वैक्सीन स्टोरी, राइट, द वैक्सीन स्टोरी में देख के आया, तो अच्छा लगा कि वैक्सीन के पीछे का क्या था, कितने सारे लोगों ने मेहनत करा है। इसके अलावा मेरे को पसंद है, बहुत सारे वेब सीरीजेस पसंद है, बहुत सारे जो सोशल मीडिया जो मूवी है, फिर स्टीव जॉब्स के है जॉब्स, वो देखता रहता हूँ कभी कभी ऐसे मूवीज, और बुक्स भी पढ़ता रहता हूँ वैसे। और वेस्टर्न कल्चर से कितना इन्फ्लुएंस हो आप? देखो वेस्टर्न कल्चर में मेरे को एक ही चीज़ अच्छा लगता है, उनका थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस, जो आपने स्टार्टिंग में भी बताया मुझे, हाँ, कि लाइक जो उनका तरीका है हाँ। बट देखो इमोशंस से चलने वाले देश है ये, उतना प्रैक्टिकल हम हो नहीं सकते कभी, हमारे अंदर इमोशंस तो आ ही जाते हैं। बट हाँ, अगर वेस्टर्न कल्चर में देखोगे सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगेगा कि लोग बहुत अच्छे तरीके से फंडिंग कर देते थे, स्टार्टअप बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे, देश के इकोनॉमी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, जितने ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स में आएंगे, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी कोई फॉरेन कंट्री जाने का कोई प्लान आ गया, या फिर गए कभी कुछ विजिट के लिए? देखो फॉरेन कंट्री मेरे को उतना ज़्यादा पसंद तो है नहीं। इंडिया मेरे को सबसे बैंकॉक, ज़्यादा थाईलैंड या दुबई कहीं? नहीं वैसा वैसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मली ठीक है, जिस जिस जगह का हम नाम बोल रहे हो, मालदीव्स या कुछ ऐसा कोई डेस्टिनेशन बता रहा हूँ। देखो मेरे को जो लगता है ना, वो स्टोरी में देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बट वो रियल लाइफ में इंडिया में इतने सारे प्लेसेस है, इतने अच्छे अच्छे प्लेसेस है, मेरे को मन है वही पहले घूम लूँ, बाद में देखेंगे बाहर। बाकी इन्वेस्टर समिट के लिए बाहर बाद में? हाँ, मतलब अगर जाना होगा बिल्कुल, जाना जरूर मतलब हाँ कहीं कहीं विजिट कर चुका हूँ, बट मतलब जगह, मतलब अगर बोलोगे बहुत पसंद है, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, बाहर जाना होगा काम के लिए, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और घर से कोई शादी का प्रेशर? घर से नहीं, घर से अभी देखो घर वाले तो बहुत सारा चीज़ें बोलते हैं, बट वो दिमाग में लगाएंगे तो फायदा नहीं है। मेरे को लगता है भाई, बच्चों को भी मैं यही चीज़ बोलता हूँ, दिमाग अभी सेम चीज़ में लगाओ, अपने लक्ष्य तक पूरा करो, फिर तो देखो फ्यूचर में जो होना है वो तो टीम में होगा भी ही। आपके सब सिंगल लोग हैं, मतलब कोई मैरिड ऐसे रखा है आपने? देखो मेरिट तो है ही, मेरिट तो बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा
कुछ नहीं है, बहुत ये एक सारे थोड़ा funny वो चल रहा है थोड़ा बहुत सारे मैरिड लोग भी है, बट ठीक है, सबके एक्सपीरियंसेस है अलग अलग। अब टीम में सिंगल है वो है, उतना तो अंदर नहीं जाते, बट ठीक है, मतलब चल रहा है तो ठीक है, लोग सिंगल ही रहे तो ज्यादा फायदा है। देव भाई एक मेरी फरमाइश थी आपसे, मुझे कोई मतलब जैसे बंगाली कोई सॉन्ग या पोइट्री हो कोई जो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हिंदी या उस टच में भी ना एक बंगाली टच आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरीके से कोई आप मतलब एक कोई सॉन्ग, जैसे मेरे फेवरेट सॉन्ग तो एक ही है, कौन सा? रविंद्रनाथ टैगोर जी का था एकला चलो, कुछ जो स्कूल में राइट, वही है, मेरा भी वही है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে बोलते हैं उसको। मतलब कभी अगर तेरे साथ अगर कोई ना है ना, तू बहुत कुछ बोल रहा है, अगर तेरे साथ कुछ ना है तब तू अकेला ही चल अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो उसको थोड़ा आप एक लाइन में सुनाओगे तो थोड़ा। मैं बहुत ज्यादा खराब सिंगर हूँ, तुम्हारे पॉडकास्ट के ना व्यूअर्स कम हो जाएंगे। बंगाली थोड़ा सिखा ही दो मुझे हल्का, जैसे इंट्रोड्यूस करना है मुझे। तो बंगाली में क्या आता है? बंगाली में मुझे यार मतलब ये है कि एक तो एकला चलो और एक भालू रसगुल्ला और जो बोलने वाले थे वो क्या था? भालू लाश। हाँ, ये सबको पता होता है भाई, जितने भी बंगाली लोग हैं ना, बंगाली लड़के हैं, सब यही यूज करते हैं बाहर आके ना। तो रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला हमारे वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस जो मिठाई है और रसगुल्ला है, जो रसगुल्ला बोलते हैं यहाँ पे, हमारे वहाँ पे रसगुल्ला बोलते हैं। कि मैं विजिट कर चुका हूँ, मतलब वेस्ट बंगाल में कोलकाता जा चुका हूँ। हाँ, लोग जा चुके हो, राइट। में कुछ प्ले परफॉर्म करने गया था। ओके। और एक येलो टैक्सी जो चलती है वहाँ पर, ये लड़की बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ पे, राइट। वो तो कलकत्ता में चलता है, बहुत फेमस है। एंड कलकत्ता इज मतलब वहाँ पे अगर आप देखोगे लोग इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा चलते हैं, लोग फूडी बहुत है, लोग चीजों को लेकर पैशनेट बहुत है। मतलब ये हमारे रग रग में बसा रहता है, ठीक है, कि किसी भी चीज में पैशनेट होना, रोमांस बहुत ज्यादा है वहाँ पे। सो इट इज लाइक दैट ओनली। तो यही है। तो आपके अंदर कितना रोमांस है कुछ? मैं तो बोल ही दिया, मेरे अंदर कितना रोमांस मतलब है। कभी सुनते तो क्या आप रोमांटिक गाने या कुछ ऐसा? क्योंकि एकदम एक तरफा चल, मतलब स्टार्टअप तो ठीक है, बट एक तरफा कुछ आदमी का जो फीलिंग्स भी होती है वो क्या है मतलब? हमेशा अकेला चलो भी ठीक है। बाद में आपको नहीं, अब देखो, मुझे जो लगता है ना, किसी भी चीजों में ना टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो मेरे पास अभी तो टाइम है नहीं कि मैं वहां पे दूं। तो चीजें क्या है, मतलब ऑटो मोड पे लगा दिया आपने, ऐसा कुछ है? अब ऑटो मोड में कुछ नहीं अभी, कुछ देखो प्लानिंग कुछ है नहीं, बट ये है कि जब टाइम होगा, किसी को टाइम दे पाएंगे तब कोई साथ, ठीक है। बट अभी तो कुछ टाइम तो वैसा है नहीं, कमिटमेंट्स एक ही जगह रहे तो ज्यादा सही है। और फेवरेट कोट बताओ देव भाई अब अपना, फेवरेट कोट हो। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, इससे ज्यादा अच्छा क्या कोट हो सकता है? स्टीव जॉब्स ने बोला था। स्टीव जॉब्स, राइट। स्टे हंग्री, हमेशा भूख में रहो, हमेशा कुछ करने का भूख होना चाहिए, जो आप सोच रहे हो, जो आप चाह रहे हो। एंड स्टे फुलिश, लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करो, मैं प्रिटेंड क्या, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि उसमें ना लोगों से आपको सीखने को मिलेगा। आपने अगर सबके सामने बोल दिया ना मेरे को आता है, तो सामने वाला बंदा ना आपके सामने कुछ वो नहीं करेगा, ठीक है। तो लोगों से अगर सीखने के लिए स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। आपको कौन लोग इंस्पायर करते हैं? देखो, मेरा तो फर्स्ट जो इंस्पिरेशन है वो तो है स्टीव जॉब्स। देन उनसे बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलता है यार। जिस बंदे के अंदर इतना क्रिएटिविटी हो ना, जिसने अपना प्रोडक्ट को इतने दिन तक जिंदा रखा है। अभी आप एप्पल देखो, हर एक बंदे का ड्रीम होता है, राइट। मेरे पास एप्पल पैसा नहीं हो ना, मैं EMI लेके भी एप्पल खरीदूंगा। सो दिस इज द थिंग कि जो कि वो क्रिएट करके गया है, ब्रांड जो क्रिएट करके गया है। द नेक्स्ट वन इज वो के जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल। हाँ, वो मेरे बहुत ज़्यादा मतलब मैं कनेक्ट भी करता हूँ उनसे। वो भी स्मॉल टाउन बॉय थे एंड इंस्पायर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्होंने भी होटल चेन बनाया, हम भी कॉलेज चेन बना रहे हैं, राइट। सो इट इज़ लाइक दैट ओनली कि जिस एज से आके, जिस छोटे सिटी से आके उन्होंने जितना बड़ा एम्पायर करा है और जितने ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ओयो इज लाइक चाइना का सबसे बड़ा होटल चेन है यार, इंडिया का सबसे बड़ा होटल चेन है। और उन्होंने तो काफी छोटी उम्र में, मेरे ख्याल से 19 साल की उम्र में स्टार्ट करा है। तो वही चीज है, मतलब कि जहां से आके जो चीज करा है वो बहुत ही काबिले तारीफ है यार। तो कभी मिले हो उनसे? मतलब मैं उनसे पर्सनली तो वैसे करके तो मिला नहीं हूँ, बट हम स्टार्टअप समिट्स में जाते रहते थे, तो स्टार्टअप समिट में बहुत बार मैंने स्पीच सुना है, वैसे करके पर्सनली तो इंटरेक्शन नहीं हुआ। होप सो देख रहे होंगे तो फ्यूचर में इंटरेक्शन भी हो जाए। जरूर, राइट। तो देव भाई बहुत बहुत थैंक यू, अच्छा लगा मुझे मिलके। एंड थैंक यू सो मच देव भाई। नहीं, थैंक यू सो मच जो आपने आप ऑफिस आए एंड हमारा बातचीत हुआ।
बहुत अच्छा लगता है, कुछ एनर्जी ट्रांसफर भी हो, कुछ बहुत सारी चीज़ आप लोगों से भी सीखने को मिलता है। जैसे आपका नाम मेरे को बहुत अच्छा लगा ना, डिटॉक्स, आपके पॉडकास्ट का नाम ना बहुत क्रिएटिव, जिसने भी सोचा है ना, कुडोस टू हिम और हर, ठीक है कि एंड मैं चाहूंगा फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आप बड़े बड़े लोगों का करो, ठीक है। अभी तो हम बहुत छोटे छोटे लोग हैं, ठीक है, बट बहुत बड़े बड़े लोगों को करो एंड बहुत सारे लोग आपका ये देख के इंस्पायर्ड हो। राइट, बेस्ट बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।